काव्य शास्त्र का पहला टॉपिक है अपने काव्य दोष, यानी कि काव्य को पढ़ने से जिन जिन दोषों का पता चलता है उन्हें हम काव्य दोष की श्रेणी में रखते हैं। तो काव्य को पढ़ने से हमें रस की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। यदि कुछ चीजें उस रस को या उस आनंद को हम तक पहुंचने में बाधक बनती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, काव्य दोष। भाई काव्य को हम तक पहुंचने, उसके रस को हम तक पहुंचने में बाधक हो रही है ना, बीच में बाधा उपस्थित कर रही है कुछ चीजें, तो वो चीजें क्या कहलाते हैं, काव्य के दोष कहलाते हैं। जैसे हमने पहली परिभाषा ली कि काव्य के रस का अपकर्ष करने वाली चीज, काव्य के रस का अपकर्ष करने वाले तत्व कह दो या कुछ वस्तु कुछ भी चीजें कह दो कि काव्य के रस का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। मान लीजिए कोई भी काव्य है जिसका आप पाठ कर रहे हो, पढ़ रहे हो और उसमें आपको रस प्राप्त नहीं हो रहा है। मान लो कोई वीर रस की रचना है और उसे आपको वीर रस प्राप्त नहीं हो रहा, आपके अंदर उत्साह या जोश नहीं आ रहा है, तो वहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, काव्य में क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। यानी कि उसका रस आप तक, उसका आनंद आप तक पहुंच नहीं पा रहा। अपकर्ष का मतलब आप ले सकते हो कम करना, ठीक। काव्य के रस का अपकर्ष यानी कि काव्य के रस को घटाने वाली चीज, काव्य के रस को घटाने वाली चीजें या घटाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा समझिए कि काव्य के रसास्वादन में उद्वेग उपस्थित करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य के रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन, कि रस का आस्वादन करने में, वही बात है, इसको अलग अलग शब्दों में कहा गया है कि काव्य के रस को हमारे तक पहुंचने में बीच में जो उद्वेग, जो बाधाएं उपस्थित हो जाती है वो क्या कहलाती है, काव्य दोष कहलाती है। तीसरी परिभाषा भी सिंपल है कि काव्य आनंद या रसानुभूति में बाधक तत्व। देखो काव्य के आनंद, काव्य का आनंद और रस की अनुभूति, कि काव्य के आनंद को हमारे तक पहुंचने में और रस की, जो काव्य पढ़ने से जो रस प्राप्त होता है उसको, वो रस हमारे तक पहुंचने में जो तत्व बीच में बाधा डालते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं, हम काव्य दोष कहते हैं। तो तीन प्रकार से हमने इसको समझा कि काव्य के रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि काव्य के रसास्वादन में उद्वेग, बीच बीच में बाधा डालने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, काव्य दोष कहलाएंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि काव्य आनंद या रसानुभूति में बाधक तत्व, काव्य आनंद या रस की अनुभूति में बाधक तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। फिर ये सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय मान लो बीच में कोई कंकड़ आपके मुंह में आ जाता है तो पूरे उस भोजन का स्वाद, उसका रस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार काव्य को पढ़ते समय यदि उसमें कोई अवांछित शब्द आ जाए, जिस शब्द की वहां जरूरत नहीं है, और उस शब्द को वहां ठूस दिया जाए बीच में, तो वहां पर क्या होगा, काव्य में दोष आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो वहां पर बीच में क्या आ जाएगा, काव्य में दोष आ जाएगा। मान लो शब्दों को आगे पीछे लिख दिया जाए या जहां पर जो शब्द की जरूरत है उस शब्द को वहां पर लिखा नहीं जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर काव्य में दोष आ जाएगा। तो यहाँ अपने इसमें भी दोष आ रहा है बहुत बड़ा, रुक जाओ थोड़ी देर। देखो ये जिस प्रकार भोजन में, दो बार लिख दिया है ना, जिस प्रकार भोजन में अवांछित पदार्थ, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ, मान लो कोई मकोड़ा जाओ, माखी जाओ, काइन खा जाओ ना बीजा में, तो अवांछित पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो तो अवांछित जिसको हम चाहे नहीं, जो हमारी इच्छा नहीं हो खाने की, वो आ जाए बीच में। हाँ ऐसे थोड़ी है कि कोई मान लो आप खा रहे हो बीच में रसगुल्ला आ जाए तो और मजा आ जाएगा, वो तो काव्य का गुण हो गया। वो तो रसगुल्ला आ जाए तो रस और बढ़ गया, आनंद बढ़ गया ना, तो वो तो काव्य गुण हो जाएगा। अपने को तो काव्य दोष पढ़ने हैं तो क्या आना चाहिए वहां पर, या तो कोई कीड़ा आ जाए, कोई मकोड़ा आ जाए, या कोई कंकर आ जाए बड़ा सा, हाँ तो काव्य दोष। तो जिस प्रकार भोजन में अवांछित पदार्थ भोजन के आनंद को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार कवि द्वारा प्रयुक्त किया गया अवांछित शब्द, कोई कविता है उसमें कवि ने कोई अवांछित शब्द लिया, ऐसा शब्द मतलब मान लो कि जिसको वो शब्द बैठ ही नहीं रहा हो, बीच में समझ ही नहीं रहा हो, अपने उसे कोई रस नहीं आ रहा हो, इनके रस और कम हो रहा हो, तो अवांछित शब्द काव्य आनंद को, काव्य आनंद मतलब काव्य के आनंद को, काव्य के रस को समाप्त कर क्या बन जाता है, काव्य दोष का कारक बन जाता है। यानी कि वो शब्द क्या कर देता है, काव्य दोष का कारक बन जाता है, काव्य दोष वहां पर उत्पन्न कर देता है। तो तीन चार परिभाषाएं पढ़ी, उसके अलावा इसके आधार पर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि काव्य दोष क्या है। भोजन में जिस प्रकार कंकर आता है वैसे ही काव्य को पढ़ते समय कोई ऐसा शब्द आ जाए अवांछित जिससे काव्य का रस खत्म हो जाए, आनंद खत्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, काव्य दोष कहेंगे। अब अलग अलग जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने इस काव्य दोष की अलग अलग परिभाषाएं दी है।
तो देखिए हम उन 3-4 परिभाषाओं को लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे और उसके नीचे उसका अर्थ भी लिख लेंगे, कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो पहली परिभाषा लिखेंगे आप, गुण विपर्यात्मनो दोषा। नंबर 1 लिखिए, गुण विपर्य आत्मनो दोषा। विपर्य आत्मनो दोषा, गुणम विपर्य आत्मनो दोषा। तो ये परिभाषा है आपके वामन की, सामने लिख लेना वामन। किस आचार्य की परिभाषा ये? वामन की है। इसका अर्थ नीचे लिखेंगे आप कि गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। यहां लिखना कि गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। अब समझ भी लो इसको कि गुणम यानी कि गुण, विपर्य हमने पढ़ा था ना, विलोम शब्द पढ़े थे आपने, विलोम को विपर्य भी कहते हैं ना। तो विपर्य यानी कि गुणों के विरोधी, आत्मनो दोषा यानी कि गुणों के विरोधी जो अपने आत्मा अपने अंदर तक पहुंचते हैं, जो वही क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। तो गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। जो भी काव्य में गुणों के विरोधी जो भी चीजें होती है, जो भी शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उस काव्य का दोष कहलाते हैं। तो वामन ने क्या परिभाषा दी? गुणम विपर्य आत्मनो दोषा। ठीक है, दूसरी परिभाषा लिखिए आप दूसरे आचार्य की, रसाकर्ष का दोषा। रसाकर्ष का दोषा, रसाकर्ष का दोषा। ये परिभाषा है विश्वनाथ की। इसकी है सामने इनका नाम लिखने, विश्वनाथ। रसाकर्ष का दोषा किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। तो इसमें बिल्कुल सीधा आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से कि रस का अपकर्ष करने वाली चीजें क्या होती है? काव्य का दोष होती है। जो चीजें रस का अपकर्ष करे, अपकर्ष मतलब रस को घटाए, हमने पढ़ा था ना शुरू में कि रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों काव्य दोष कहलाते हैं। वही इसका अर्थ है कि जो चीजें रस का अपकर्ष करती है, यानी कि रस को घटाती है, वो क्या कहलाती है? काव्य दोष कहलाती है। तो नीचे लाइन में लिख लो आप, रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें। रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें। रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें दोष है। ठीक है, फिर तीसरी परिभाषा लिखेंगे अपन। तीसरी परिभाषा है मुख्यार्थ हतिर दोष। मुख्यार्थ हतिर दोष, ये परिभाषा है मम्मट की, आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई परिभाषा है। मुख्यार्थ हतिर दोष किसकी परिभाषा है? मम्मट की परिभाषा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो, मुख्यार्थ हतिर यानी कि मुख्य अर्थ को हत कर दे, यानी कि समाप्त कर दे। जहां पर काव्य में मुख्य अर्थ को समाप्त कर दिया जाए, वहां पर क्या होता है? काव्य दोष होता है। जिसका अर्थ भी नीचे लिख लो आप, काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। काव्य के मुख्य अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ का मतलब क्या है? मुख्य अर्थ हतीर यानी कि हानि कि मुख्य अर्थ अर्थात जो रस होता है उसकी हतीर यानी कि उसकी हानि ही क्या है? दोष है। ये परिभाषा किसने दी? आचार्य मम्मट ने दी है। और चौथी परिभाषा है उद्वेग जन को दोष। उद्वेग जन को दोष, उद्वेग जन को दोष, ये परिभाषा दी है अपने जगन्नाथ ने, सॉरी जयदेव ने। ये परिभाषा है जयदेव। उद्वेग जन को दोष, ये परिभाषा किसकी? जयदेव की। और इसका अर्थ होता है कि
उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात क्या है? दोष है। इसका अर्थ ये होगा उद्वेग जन को दोष, उद्वेग जन उद्वेग को जन्म देने वाली बात, या उद्वेग का मतलब हमने पढ़ा था, बीच में बातें आ जाए कुछ उसको रोक दे रस को हमारे तक पहुंचने में, तो उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात ही क्या है? दोष है। ठीक है, आगे आपका समझ में। अब एक बार और देख लीजिए कि काव्य दोष के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले परिभाषा दी है वामन ने, और वामन की क्या परिभाषा है? गुणम विपर्यात्मनो दोषा, यानी कि गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। विपर्य यानी कि विरोधी, गुण विपर्य यानी विरोधी, कि जो गुणों के विरोधी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। परिभाषा किसने दी? वामन ने। तो आपको याद रखना गुणम वामन, तो एक एक शब्द से याद रखें हम परिभाषा को। तो गुणम वाली परिभाषा किसकी है? वामन की। तो गुणा कर दो वामन को, है ना, गुणम वामन, गुणम और वामन। आगे देखो दूसरी है रसा अपकर्ष का दोषा। रसा अपकर्ष का दोषा, यानी कि रस का अपकर्ष करने वाली बातें क्या होती है? दोष होती है। रस का अपकर्ष करने वाली बातें क्या होती है? दोष होती है। तो रस अपकर्ष का, तो आपको रस से याद रखना है, रस और किसी में भी नहीं आ रहा। देखो तो रस किसका है? पूरे विश्वनाथ का, यानी कि रस विश्व का ही। रस किसका है? विश्व के नाथ का है, ईश्वर का है। तो रस विश्वनाथ और गुण वामन, गुण वामन रस विश्वनाथ, गुण वामन रस विश्वनाथ। मुख्य चार ही है, हो जाएगी याद। मुख्यार्थ हतिर दोष, जहां मुख्य अर्थ खत्म हो जाए या जिस काव्य में मुख्य अर्थ की हानि हो, वहां पर क्या होता है? दोष होता है। जहां पर मुख्य अर्थ की हानि हो जाए या मुख्य अर्थ नष्ट हो जाए वहां पर दोष होता है। ये परिभाषा किसने दी? मम्मट ने। तो मुंह से याद रखो, म से मुख्यार्थ और म से मम्मट, खत्म हो जाएगी। आप मुख्यार्थ वाली परिभाषा किसकी है? मम्मट की है। आगे है अपने उद्वेग जन को दोष, ये परिभाषा दी है जयदेव ने। इसको यहां से याद करेंगे अपन, ज से जन, जारण भी तो इसी से याद रखेंगे आप। उद्वेग ज और कहीं नहीं मिलेगा आपको, लगभग ये मिलेगा। तो उद्वेग जन को दोष, तो ये वाली परिभाषा किसकी है? जयदेव। उद्वेग जन को दोष परिभाषा किसकी है? और इसका अर्थ है कि उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बातें क्या कहलाती है? दोष कहलाती है। तो देखो इसको कैसे याद किया आपने? ये वामन याद हो गया, विश्वनाथ याद हो गया, मम्मट देखो जयदेव। अब देखो चारों को हम एक ही मिनट में रिवाइज करेंगे, याद हो गया आपको। गुणम विपर्यात्मना दोषो परिभाषा किस आचार्य की है? वामन की। तो गुण से आप याद करेंगे वामन। वाह गुण, गुण के लिए तो अपने को तारीफ भी तो करेंगे ना, वाह गुण, अच्छे गुण है, वाह, तो वामन हो गया। रसापकर्ष का, तो रस विश्व का, विश्वनाथ रस विश्व, रस विश्व। मुख्यार्थ हतिर दोष, मुख्यार्थ म से मम्मट हो जाएगा यहाँ। फिर आता है अपने उद्वेग जन को दोष, तो जन से उठा लो आप जयदेव। उद्वेग जन को दोष, जन से उठा लो आप जयदेव। वैसे ये जो उद्वेग जन को दोष जो परिभाषा है, इससे कई ये भी है कि अग्नि पुराण की है। किसकी है? अग्नि पुराण, या अग्नि पुराण का कथन है, इसे याद रख सकते हो आप कि ये कथन किस ग्रंथ का है? अग्नि पुराण का। ये आप नीचे लाइन लिख लो कि उद्वेग जन को दोष अग्नि पुराण का कथन है। उद्वेग जन को दोष अग्नि पुराण का कथन है। काव्य दोष के हमने अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी, अलग अलग विद्वानों के अनुसार पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य दोष किसे कहते हैं। रस का अपकर्ष करने वाले तत्व, रस की अनुभूति, रसास्वादन, रस के आनंद में बाधक तत्व सब क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। अब काव्य दोष अलग अलग हैं, तो हम अब काव्य दोष, उनके लक्षण और उनके उदाहरण लें। तो सबसे पहले हमने काव्य दोष का नाम लिया है, ये उसका लक्षण है कि कहां पर इस प्रकार का काव्य दोष पाया जाता है। फिर उदाहरण इसके बाद में लेंगे, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। नाम है इसका श्रुति कटुत्व काव्य दोष। पहला काव्य दोष जो आप पढ़ने जा रहे हो, श्रुति का मतलब होता है सुनना, कटुत्व का मतलब होता है कड़वा, जो सुनने में कड़वा लगे। जहां आपने कोई काव्य पढ़ा है, कोई कविता, काव्य से मतलब आप कविता, ध्यान रखिए, कोई कविता पढ़ी आपने और आपको पढ़ते ही वो सुनने में अच्छी नहीं लगी, आपके कानों को वो सुनने में अच्छी नहीं लग रही हो, कड़वी सी लग रही हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग आ रहा हो जो आपको सुनने में बढ़िया नहीं लग रही हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा?
श्रुति कटुत्व काव्य दोष। तो यही परिभाषा है कि जहां कविता में कानों को अप्रिय लगने वाले कर्कश व कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्कश कड़वे, कर्ण कटु कानों को कड़वे लगने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस कविता में किया जाता है वहां कौन सा काव्य दोष होता है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। क्लियर? अब आगे देखिए, इसमें एक ये विशेषता या तो ये इसकी पहचान है, ट वर्गीय जो वर्ण होते हैं। अब ट वर्गीय में क्या है? ट, ठ, ड, ढ और ण, यानी कि ट ट ट ट ण। तो ये अपने कानों को अच्छे नहीं लगते। कोई ठक ठक करार काय ठक ठक करे दन रहा है, खटपट खटपट लाग रहे हो, हां दिमाग खराब कर रहे हो, तो कानों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो जहां पर ट वर्गीय परुष या कठोर वर्ण, इन वर्णों को क्या कहा है? परुष या कठोर। परुष का मतलब कठोर ही होता है कि ट वर्गीय कठोर वर्णों का प्रयोग जिस कविता में किया जाएगा उस कविता में कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होगा। आप पढ़ रहे हो और मान लो कहीं पर आ जाए ट ट ट बार बार आ रहे हैं, लगा दो कौन सा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। ठीक है, तो वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है, यानी ये वर्ण इसके श्रुति कटुत्व काव्य दोष के कारक बनते, यानी कि ये वहां पर उपस्थित हो जाता है। अब कुछ रसों के नाम हैं, एक तो है रौद्र, एक है विभत्स, एक है भयानक और एक है वीर रस। ये जो चार रस जहां पर होते हैं कविता में या किसी काव्य में, वहां पर फिर श्रुति कटुत्व काव्य दोष नहीं माना जाता, यानी कि वहां पर ये जो ट वर्ण होता है ना, ये उसका गुण बन जाता है। वीर रस के जो जोश पर आते हैं तो वहां पर क्या होता है? जो ट वर्ण बार बार, जैसे लंका कांड में कई वीर दोहे आते हैं, तो वहां पर फिर ये काव्य दोष नहीं माना जाता। वहां पर क्या होता है? उसके गुण का काम करता है, क्योंकि वीर रस में, विभत्स रस में इनमें ट वर्गीय वर्णों का समावेश बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर ये क्या होता है? ये दोष का कारक न होकर क्या बन जाता है? वहां पर गुण बन जाता है उनका। फिर आगे देखो आप कि इन चारों रसों, रौद्र, विभत्स, भयानक और वीर, कि इन चारों रसों में ट वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग काव्य दोष का कारण न होकर रसोत्कर्ष, रस प्लस उत्कर्ष, रस को बढ़ाने वाला, रसोत्कर्ष मतलब रस को बढ़ाने वाला, तो वहां ये काव्य दोष ना होकर क्या हो जाता है? रस को बढ़ाने वाला कारक बन जाता है। और किसका काम करता है? काव्य गुण का काम करता है। यानी कि चारों रसों में अगर ये ट वर्गीय वर्ण आ रहे हैं तो वहां पर एक काव्य दोष, श्रुति कटुत्व काव्य दोष का परिहार होता है, यानी कि निवारण होता है। वहां तो वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष नहीं होता, फिर वहां तो इसका निवारण होता है, क्योंकि वहां पर ऐसे वर्णों की जरूरत होती है, वीर रस में, विभत्स रस में, भयानक रस में। लेकिन यहाँ का कि इन चारों रसों में ट वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग काव्य दोष का कारक न होकर क्या हो जाता है? रस को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि वहां पर वीरता जोश आती है ऐसे शब्दों, ऐसे वर्णों को सुनकर भी, तो वहां पर क्या हो जाता है? रस को बढ़ाने वाला कारक बन जाता है। अब इसके उदाहरण लेते हैं, हम 3-4 उदाहरण लेते हैं। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, काव्य जो श्रुति कटुत्व काव्य दोष है उसके हमने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए। चारों उदाहरण आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएंगे। हमने क्या देखा था कि परिभाषा क्या थी इसकी, यानी कि जिस कविता में कानों को अप्रिय लगने वाले कर्कश व कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है, यही परिभाषा थी। फिर हमने इसमें देखा कि ट वर्गीय वर्णों का ज्यादा प्रयोग होता है, ट ठ ट ड। तो यहाँ देखो आप इसमें देखो ये ट ट है ना, ये ट ट ऐसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है और सुनने में अप्रिय लगते हैं, कानों को कर्कश कड़वे से लगते हैं, वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। तो पहला अपने उदाहरण है कि कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। देखो दृष्टता, बोलने में भी जोर आ रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो इसका अर्थ तो ये होता है कि हम कोई कवि कह रहे हैं कि हम कवि का जो कठिनतर कर्म होता है, कि कठिनता से वो जो रचना रचता है, कि उसका जो कर्म है ना रचना करने का, उसकी हम आलोचना नहीं करते हैं, उसके हम आलोचना नहीं करते, पर क्या ना विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, पर जो कवि जो कर्म करता है, जो कविता की रचना करता है, उसका जो विषय की उत्कृष्टता है, जो जिस विषय का चुनाव करता है उसकी जो उत्कृष्टता है, उसको पढ़ने के बाद क्या लोग विचार नहीं करते उनमें? अगर विषय ढंग का होगा तो विचारों की उत्कृष्टता भी अच्छी होगी कविता में। तो ये है इसका अर्थ। तो लेकिन अपने को अर्थ से यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है, काम तो क्या है कि आपको ये देखना है कठिनता, दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता। तो इन शब्दों में कठिन वर्ण आ रहे हैं, ट ट ट वाली ध्वनि आ रही है,
और ये कानों को सुनने में अप्रिय लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे अपने को। तो ये कौन सा दोष होगा यहाँ पर? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। आ गया समझ में? दूसरा उदाहरण देखो, सड़कों पर चारे सांडिल्य धधक। अब सड़कों पर चारे सांडिल्य, तो शब्द सुनने में अप्रिय लग रहे हैं, यानी कि धधक यानी गुस्से में आकर, ये जो सड़कों पर चारे हैं सांडिल्य, ये गुस्से में आकर बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये इन शब्दों में क्या हो रहा है? कानों को अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। तीसरा उदाहरण देखो, हे उर्मिल जल निश्चलत प्राण। देखो कन्या शब्दों का प्रयोग हुआ ना, निश्चलत प्राण पर शब्द दल। तो उर्मिल यानी शब्द दल कहते हैं, आप कमल को आप पता है कि वो निश्चलत प्राण जल, जो जल में वो कमल खिल रहा है, निश्चल प्राणों के समान जो खिल रहा है, तो उसके लिए आपको ये निश्चलत प्राण याद रखना है इसमें। अगला देखो, जो सुदामा कृष्ण के लिए चावल लेके जाते हैं वो वर्णन है इसमें। जब वो वहां लेके जाते हैं भगवान श्री कृष्ण चावलों को जब खाते हैं, तंडुल लेने क्या है? चावल, कि जब वो उन चावलों को खाते हैं मुंह से, तो कटर कटर की ध्वनि आती कि कटर कटर तंडुल चबा हरि, हंस हंस के, कि हरि यानी कि कृष्ण हंस हंस के प्रसन्नता के साथ वो जो सुदामा जी चावल ले गए थे उनको मुंह में कटर कटर चबा रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर, इस आवाज को सुनकर क्या हो रहा है? हीरा चटकात, कि हृदय को चटकाते हैं, यानी कि प्रसन्नचित होते हैं। हरि यानी कि कृष्ण रुक्मणी महारानी के, किसके? महारानी रुक्मणी के हृदय को प्रसन्नचित करते हैं, उनको वो दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि जहां पर कर्कश व कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया जाए, ट वर्गीय वर्णों का प्रयोग किया जाए, वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। कौन सा काव्य दोष होता है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। तो कठिनतर, विषयोत्कृष्टता, दृष्टता, विचारोत्कृष्टता, सड़कोपाचार्य, सांडिल्य, निश्चलत प्राण, ये कटर कटर, तंडुल, चबात और ये चटकात, ये सब शब्द में क्या है? कठिन यानी कि ट वर्णीय वर्गों का प्रयोग हो रहा है और ये सुनने में अप्रिय लग रहे हैं। तो यहाँ कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष है। ठीक है, आप दूसरा काव्य दोष देखिए। नंबर 2 काव्य दोष है ग्राम्यत्व काव्य दोष। बिल्कुल सिंपल भाषा है, ग्राम्यत्व से समझ में आता है ग्रामीण, जहां पर कविता में शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के स्थान पर ग्रामीण भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि कहीं पर कविता में क्या कर दिया जाए? शिष्ट समाज में, यानी कि शिष्ट का मतलब पढ़े लिखे समाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यदि कविता में उन शब्दों का प्रयोग न करके वहां पर गांव के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, गांव में जो आम बोलचाल में जो शब्द काम में ले जाते हैं, यदि उनका प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? ग्राम्यत्व काव्य दोष होगा। तो ग्राम से आपको गांव याद आ जाएगा और इससे आपको पता चलेगा कि ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग जिस कविता में कर दिया जाता है वहां पर ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। तो देखिए, इसका पहला उदाहरण हमने लिया है कि मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। अरे मुख कहो, अगर शिष्ट समाज की भाषा का उपयोग करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मुख होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? मूंड। अब मूंड कौन सी शिष्ट समाज भाषा है? तो गांव में तो कहता है मुंडो तोड़ दूंगा, ज्यादा नाटक करूंगा। तो मूंड का मुंडा और एक ही बात है ना। तो यहाँ पर ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस उदाहरण में कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व काव्य दोष। दूसरा उदाहरण देखो, मचक मचक के मत चलो। अबे मचक मचक कहीं चलो, ये कोई किताब में कहीं आपने पढ़ा क्या? अगर आप काव्य में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? ग्राम्यत्व काव्य दोष। मचक मचक मत चाल कहते हैं ना गाँव में, वही बात। कैसे कहते हो? इस द्वार पर, द्वार होता है, लेकिन अगर इस द्वार पर फिर से कभी ना हो, इस द्वार पर, द्वार नहीं, इस द्वार करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द्वार ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें कौन सा काव्य दोष है? ग्राम्यत्व काव्य दोष। तीसरा 14वां उदाहरण देखो, सृष्टि के आरंभ में मैंने उषा के गाल चूमे। गाल भी ग्रामीण भाषा का शब्द माना गया है, तो यहाँ पर भी कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व काव्य दोष। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। बहुत ही अच्छा वर्णन है, आपने पढ़ा था, हमने काव्य में पढ़ा भी था किताब में, कि लाने को निज पुण्य भूमि पर, कि ये जो निज पवित्र पावन भूमि है, धरती है, उस पर लक्ष्मी की असवारी। अब असवारी सवारी, असवारी आ जाओ, असवारी बढ़ जाओ, कहते ना अपन गाँव में, तो ये असवारी शब्द ग्रामीण भाषा का, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व काव्य दोष है।
तो लक्ष्मी जी की असवारी यानी कि उसकी सवारी को इस पवित्र भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर यानी कि समुद्र ने निर्मित कर दी यानी कि बना दी स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क बहुत ही प्यारी। कैसे देखा होगा आपने, सूर्य उदय होता है, समुद्र में उसकी रोशनी दिखाई देती है लंबी सी, तो एक तरह से जैसे सोने की सड़क बना दी हो। और वो लक्ष्मी के मंदिर का मानो कोई कांत कंगूरा, यानी कि वो कंगूरा चमक रहा हो, ऊपर का गुंबद चमक रहा हो मंदिर का, और वहां से मानो लक्ष्मी जी आएगी और इसमें रथ में बैठकर इधर आएगी, उसके लिए सोने की सड़क बना दी हो, ये वर्णन था। लेकिन अपने तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है असवारी, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है, ग्राम्य काव्य दोष। लास्ट है स्वर्णशालियों के कल्दी दूर दूर तक फैल रही है, स्वर्णशालियों का प्राकृतिक सौंदर्य दूर दूर तक फैला हुआ था। और शरद इंदिरा के मंदिर का मानो कोई, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही, गेल का मतलब एक तरह से रास्ता, शरद इंदिरा के मंदिर का, तो शरद यानी कि सर्दी में जो चंद्रमा चमकता है, मानो वो एक तरह से शरद इंदिरा का मंदिर हो, और उसका जो एक गेल यानी कि मानो कोई गेल नहीं यानी कि कोई रास्ता बना हुआ हो, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन वहां पर किया गया है। तो ये गेल शब्द भी ग्रामीण भाषा का शब्द है। तो सभी में देखो, मूंद, मचक के, दुआर, गाल, असवारी और गेल, ये शब्द ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है, ग्राम्य काव्य दोष है।